नमस्कार। आज हम देख रहे हैं 2025 की अमेरिकी टैरिफ नीति को, जो काफी तेजी से बदली है। हाँ बिल्कुल। खास तौर पर पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन के तहत जो बड़े बदलाव हुए हैं, उन पर एक नजर डालेंगे। जी। हमारे पास इस पर कुछ नोट्स और लेख हैं, तो चलिए देखते हैं कि इन स्रोतों से क्या मुख्य बातें निकलती हैं, क्या मतलब है इन सब का। हाँ, समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत तो एक बड़े अहम कदम से हुई। 2 अप्रैल 2025 को एक कार्यकारी आदेश आया, EO 14257। हाँ, उसे लिबरेशन डे टैरिफ कहा गया। सही। और इसने क्या किया कि लगभग सभी आयातित सामानों पर एक एक बेसलाइन 10% का टैरिफ लगा दिया। और इसे लागू करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम, यानी IEPA का। अच्छा, IEPA का इस्तेमाल। हाँ, और ये अपने आप में दिलचस्प है, क्योंकि IEPA का उपयोग तुरंत कानूनी सवालों के घेरे में आ गया। ओह हाँ, मई 2025 में एक अदालत ने तो इसे राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र से बाहर भी बता दिया था। अच्छा। हाँ, हालांकि अपील हुई, मामला आगे बढ़ा और टैरिफ लागू रहे। जुलाई में इस पर बहस भी हुई थी। तो कानूनी चुनौती चल रही थी, लेकिन जमीन पर क्या असर हुआ? ये 10% बेसलाइन सुनने में शायद उतना ज्यादा ना लगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, साल की शुरुआत में औसत अमेरिकी टैरिफ दर महज करीब 2.5% थी। सिर्फ 2.5%? हाँ, और ये 10% बेसलाइन और कुछ दूसरे टैरिफ लगने के बाद ये दर उछलकर 27% तक पहुंच गई थी। अरे बाप रे, 27%? हाँ, हालांकि अगस्त तक थोड़ी नरमी आई इसमें और ये करीब 18.3% पर आके रुकी। पर ये भी काफी ज्यादा है पहले के मुकाबले। बिल्कुल। और कुछ खास चीजों पर तो टैरिफ इससे भी कहीं ज्यादा थे। हाँ, वो मैंने भी देखा, जैसे स्टील, एल्यूमिनियम और तांबा, इन पर तो 50% तक टैरिफ लगा दिया। हाँ जी। और आयातित कारों पर भी 25%। ये तो सीधे सीधे असर डालने वाले कदम है उद्योगों और उपभोक्ताओं पर। बिल्कुल। और ये सिर्फ चीजों तक ही सीमित नहीं था। कुछ देशों को खास तौर पर निशाना बनाया गया। मामला सिर्फ एक फ्लैट टैरिफ का नहीं था, इसमें कई परतें थीं। हाँ, जैसे कि हमारे पड़ोसी देश कनाडा और मेक्सिको, उन पर 25% टैरिफ लगाया गया। हाँ, हालांकि ऊर्जा प्रोडक्ट्स पर 10% था। अच्छा, लेकिन इसमें एक बड़ा पेच भी था, है ना, USMCA वाला। सही कहा, बिल्कुल। वो लेकिन था USMCA समझौता, अमेरिका मेक्सिको कनाडा ट्रेड डील। इस समझौते के तहत आने वाले ज्यादातर सामान को इन नए टैरिफ से छूट मिली हुई थी। अच्छा, तो नतीजे ये हुआ कि अगस्त 2025 तक भी कनाडा और मेक्सिको के साथ अमेरिका का 80% से ज्यादा व्यापार इन टैरिफ से अप्रभावित रहा। तो असर हुआ, पर शायद उतना नहीं जितना पहली नजर में लग रहा था। समझ गई। तो कनाडा और मेक्सिको के लिए तो थोड़ी राहत थी, लेकिन ब्राजील का क्या हुआ? उनके साथ ऐसा नहीं था शायद? नहीं, ब्राजील के लिए स्थिति काफी अलग थी। देखिए, अप्रैल में उन पे 10% टैरिफ लगा, जो शायद बेसलाइन का हिस्सा था। पर 1 अगस्त से इसे अचानक बढ़ाकर सीधे 50% कर दिया गया। 50%? ये तो बहुत बड़ा उछाल है। हाँ, बहुत बड़ा। और फिर अभी हाल ही में 6 अगस्त को भारत से आने वाले सामान पर भी निशाना साधा गया है। हाँ बिल्कुल, उन पे अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया गया। तो कुल मिलाकर भारत के लिए भी दर 50% हो गई। और वजह बताई गई कि भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखे हुए है। जी, ये 27 अगस्त से लागू होगा। हालांकि शायद जो माल पहले से रास्ते में है उसे छूट मिल जाए, पर भारत ने इस कदम को चुनिंदा और अनुचित कहा है। तो ये सिर्फ आर्थिक नहीं, इसके भू राजनीतिक पहलू भी साफ दिख रहे हैं। बिल्कुल। देशों के अलावा 2 खास तकनीकी क्षेत्रों पर भी प्रशासन का काफी जोर दिखा। एक तो सेमीकंडक्टर्स और दूसरा फार्मास्यूटिकल्स। हाँ, और ये दोनों ही आजकल रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण उद्योग हैं। बिल्कुल। तो सेमीकंडक्टर में क्या हुआ? देखिए, 7 अगस्त को घोषणा हुई कि आयातित सेमीकंडक्टर पर सीधे 100% टैरिफ लगेगा। 100%? ये तो बहुत ही ज्यादा आक्रामक कदम है। लेकिन इसमें एक शर्त भी है। अच्छा, क्या? शर्त ये है कि जो कंपनियां अमेरिका में चिप बनाने की फैक्ट्री लगाती हैं या लगाने का वादा करती हैं, उन्हें इस टैरिफ से छूट मिल सकती है। तो घरेलू उत्पादन को जबरदस्त बढ़ावा देने की कोशिश। एकदम, लक्ष्य साफ है। और इसका असर भी तुरंत दिखा। इस घोषणा के बाद एप्पल, एनवीडिया जैसी कंपनियों के स्टॉक वायदा में तेजी आ गई। तो सेमीकंडक्टर में एक तरफ सख्ती, दूसरी तरफ प्रोत्साहन। हाँ। लेकिन फार्मा सेक्टर का क्या? वहां तो शायद चिंता की खबरें थीं। हाँ, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में तस्वीर थोड़ी अलग है। वहां संकेत मिले हैं कि दवाओं पर आयात शुल्क अगले 18 महीनों में धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा,
15% से शुरू होकर 250% तक। 250%? हाँ, और साथ ही दवा कंपनियों पर कीमतें कम करने का दबाव भी बनाया जा रहा है। अच्छा। तो इस अनिश्चितता का असर फार्मा कंपनियों के शेयरों पर पड़ा और उनमें गिरावट देखी गई। तो कुल मिलाकर अगर देखें 2025 में ये टैरिफ नीतियां ट्रंप प्रशासन की आर्थिक रणनीति का एक केंद्रीय हिस्सा बनी हुई हैं। हाँ, बिल्कुल। घोषित उद्देश्य तो यही लगता है कि व्यापार घाटा कम करना है और घरेलू उत्पादन को खासकर रणनीतिक क्षेत्रों में बढ़ावा देना है। जी। और आर्थिक नजरिए से एक और बात अहम है यहाँ, ये टैरिफ सरकारी खजाने के लिए राजस्व का एक बड़ा स्रोत भी बन गए हैं। ओ हाँ, कितना? अनुमान है कि 2025 में इनसे लगभग 16.9 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। ये देश की जीडीपी का करीब 0.5%, 0.53% है। अच्छा खासा अमाउंट है ये Yes. तो। हाँ। और जेपी मॉर्गन जैसे जो वित्तीय संस्थान है, जी। उनका मानना है कि ये टैरिफ खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े उद्योगों जैसे सेमीकंडक्टर पर शायद लंबे समय तक बने रहें और प्रभावी दरें लगभग 22% के आसपास स्थिर हो सकती हैं। तो आज हमने देखा कि 2025 की अमेरिकी टैरिफ नीति कितनी गतिशील और बहुस्तरीय रही है। एक तरफ व्यापक बेसलाइन टैरिफ जिस पर कानूनी सवाल भी हैं, हाँ। दूसरी तरफ कुछ खास देशों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे सेमीकंडक्टर्स और फार्मा पर भारी शुल्क, और साथ ही घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देने की एक स्पष्ट कोशिश। बिल्कुल। यहाँ सोचने वाली बात ये रह जाती है कि इस तरह की आक्रामक और लगातार बदलती टैरिफ नीति का वैश्विक व्यापारिक रिश्तों पर और खुद अमेरिकी अर्थव्यवस्था की संरचना पर लंबे समय में क्या असर होगा। हाँ, ये बड़ा सवाल है। खासकर तब जब छूट, बातचीत और कानूनी दांवपेच की गुंजाइश लगातार बनी हुई है। क्या ये वैश्विक सप्लाई चेन को स्थायी रूप से बदल देगी या फिर ये महज एक अस्थायी दौर साबित होगा? ये देखना आगे दिलचस्प रहेगा।